अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर के आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। धान के श्री विधि तकनीक द्वारा नर्सरी तैयारी पर जानकारी। झरबेरा फूल की फसल में कीट एवं रोग प्रबंधन। आंवला के बागों में कीट एवं रोग प्रबंधन उपाय। किसान भाइयों, अगर आप धान की खेती करना चाहते हैं तो धान की खेती के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन आपको जानकारी होगी ही कि हरियाणा राज्य में जल स्तर काफी नीचे है। लेकिन इस फसल को उगाने के लिए आप ऐसी विधि को अपनाएं जिसमें पानी की जरूरत कम होती हो। ऐसी ही विधि है धान की SRI विधि। इस विधि में पानी की बचत तो होती ही है, साथ ही उत्पादन में भी वृद्धि होती है। तो आइए देखते हैं इस विषय पर विस्तृत जानकारी कार्यक्रम के इस अंश के माध्यम से। धान की फसल SRI पद्धति की नर्सरी की कैसे बनाते हैं और उस कौन कौन सी वैरायटियाँ इसके लिए उपयुक्त हैं और कैसे तैयार करते हैं और कितने उम्र की होती हैं, इसकी पूर्ण जानकारी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से चाहता हूं। आज हम आपके सामने धान को उगाने की एक ऐसी तकनीक को बताने जा रहे हैं जो दुनिया में एक मिसाल रखती है अपने आप में, और उस तकनीक का नाम है मेडागास्कर विधि, जिसे हम श्री विधि के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम आपको शुरू कर रहे हैं इस तकनीक का, जहां से है पहले तो होता है कि नर्सरी की तैयारी। इसके लिए आप वैसी वैरायटी जो कम दिन वाली हैं, मध्यम दिन में पकने वाली हैं या ज्यादा दिनों में पकने वाली हैं, ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह की आपकी जमीन है, वैसे अनुसार उसके अनुसार आप वैरायटी का चयन करें। किस्मों का चयन अगर जल्दी पकने वाली अगर फसलों की अगर कर रहे हैं तो हमको एक वैरायटी होती है जिसका नाम है सहभागी। दूसरी हमारी वैरायटी है जिसे 90 दिन में पकती है, वो है दंतेश्वरी। तो ये कम दिन में पकने वाली ये दो वैरायटी आपके पास हैं। दूसरी आपकी वैरायटी जो हम बताएंगे जो कि मध्यम दिन में पकती हैं, तो ये तो रहा आपकी वैरायटियों के बारे में जानकारी। अब हम यहाँ शुरू करेंगे कि आप नर्सरी की तैयारी कैसे करें। तो नर्सरी की तैयारी में हम आपको बता दें कि मान लीजिए आपको 1 एकड़ की बुआई करनी है, तो 1 एकड़ में जैसा हमने कहा कि 2 से लेकर 2.5 किलो बीज ये पर्याप्त बीज है। तो इसके लिए कम से कम आप 2 से 2.5 किलो के एरिया के हिसाब से आप जमीन तैयार कर लें। हमारे समझ से 5 बाई 5 ये जो है 5 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा। यदि आप इतनी एरिया लिए तैयार कर लें तो ये फर्स्ट क्लास है आपके लिए, ये 2 से लेकर 2.5 किलो बीज के लिए।
हम करते पहले क्या है कि पहले खेत को हम फावड़े से खुदाई कर लेते हैं, जितनी भी कंकड़ पत्थर है उसे हटा लेते हैं। हटा लेने के बाद जितने भी उसमें घास खरपतवार है उसे भी निकाल लें और मिट्टी को भुरभुरी बना लें। और फावड़े से एक काम करें कि फावड़े से किनारे की मिट्टियां उठा करके हम उसी के ऊपर रख दें, तो उससे क्या हो जाता है कि वो थोड़ा ऊंचा उड़ जाता है। ऊंचा उड़ जाने के बाद फिर हम पुनः जमीन को समतल करते हैं। समतल कर लेने के बाद अब हमारा पहला काम ये होता है कि व्यवस्था करना गोबर की सड़ी खाद का। तो इतने के लिए हम कम से कम 4 टोकनी या 5 टोकनी गोबर की खाद रखते हैं जो अच्छी तरह से सड़ी हुई हो। तो हम एक काम करते हैं, लगभग 1 से लेकर 2 इंच हम गोबर की सड़ी खाद हम उसके ऊपर पहले फैला देते हैं। फैला लेने के बाद हम एक काम और करते हैं कि हम उसी खेत की थोड़ी भुरभुरी मिट्टी को हल्का सा 1 इंच वो भी बिछा देते हैं। फिर हल्का सा थोड़ा गोबर की खाद उसके ऊपर बिछा देते हैं। बिछा लेने के बाद फिर हम हाथ से बढ़िया सा उसको मिला लेते हैं। मिला लेने के बाद अब हम उसको फिर से समतल बना लेते हैं। अब हमें जो 2 से 2.5 किलो जो मेरा धान है, इस धान को हम 1 दिन पहले रात भर पानी में भिगो देते हैं। और वैसे कपड़े में हम भिगोते हैं, कपड़ा माने आपका सूती होना चाहिए या जूट के बोरे हों। ढीला बांधिए, इसलिए बोल रहे हैं कि पानी में रात भर भिगोने के बाद वो बढ़ जाता है। यदि आपने उसको कस के बांधा हुआ है तो फट सकता है। वो 12 घंटे जब हो जाए पानी में भीगे हुए, सुबह बाहर निकाल दें। बाहर निकाल के बाद उसको छाया में कहीं रख दें जिससे पानी ऊपर पूरा निथर जाए। निथर जाने के बाद भिगोने अगर शुरू कर रहे हैं तो वो पानी ही जो हम जिस पानी में भिगो रहे हैं उसी में दवा मिला दें। या दूसरा तरीका, यदि हम धान को भिगो करके खाली हैं और बुआई करने जा रहे हैं उस टाइम में हम मिला दें। जब हल्का हल्का उसमें अंकुरण निकलना शुरू हो जाए, हमेशा शाम को बोनी आप किया करें। इसलिए शाम को बोनी करने के लिए हम आपको बोल रहे हैं कि हमने हमेशा ये देखा है, अगर हम शाम को अगर बोनी करेंगे तो बोनी करने से क्या होता है, हमको 12 से लेकर 14 घंटे का समय छाया वाला मिल जाता है। तो आप सब लोग जानते हैं कि छाया में क्या होती है कि नमी नीचे से ऊपर की तरफ आती है। अगर बीज हमारा ऊपर की तरफ भी अगर रह गया है तो भी क्या होता है, उसमें नमी पकड़ लेती है और वो बीज 2 से लेके 3 दिन पहले नॉर्मल नमी की अपेक्षा उग जाता है। ध्यान ये रखें कि कम से कम एक धान से दूसरे धान में हल्की सी दूरी बनी रहे, जिससे क्या हो कि बीज अच्छी तरह से उगे और उनको भोजन मिले। तो पूरी तरह से धान को बढ़िया से ऊपर फैला लें। फैला लेने के बाद अब 1 टोकनी जो गोबर की खाद आपकी बची हुई है, इस 1 टोकनी गोबर की खाद के उसके ऊपर फैला दें, जिससे धान पूरी तरह से ढक जाए। अब चाहे हजारा ले लें आप, या तो पानी का कुछ ऐसा जो बाल्टी में पानी लेकर के हाथ की सहायता से या किसी और बर्तन की सहायता से उसको अच्छी तरह भिगो लें। और आप देखेंगे कि तीसरे दिन वो उगना बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जब बाहर निकलना शुरू हो जाए तो अब उस समय में बहुत ज्यादा पानी की आपको जरूरत नहीं मिलेगी। क्योंकि जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए कि अब वो जड़ें नीचे जा रही हैं और उन पानी को जहां हम दिन में 3 टाइम देते थे, 1 टाइम भी यदि हमने पानी दे दिया है सुबह या शाम तो भी वो चल जाएगा। ये एक ऐसी तकनीक है जिस तकनीक को अपना करके जितना हम उत्पादन लेते हैं उनसे 2 से लेके 4 गुना तक उत्पादन हम प्राप्त कर सकते हैं। और आपको जान के ये भी ताज्जुब होगा कि हम कम से कम 6 से लेके 7 गुना सीड की या बीज की बचत भी करते हैं। तो हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि ये कम से कम 50% पानी की बचत भी करता है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो आप बने रहिए हमारे साथ। वो रूहानी लफ्ज जो आज भी हैं ज़हन में। मन तरपत हरिधर शरण को। वो खुदाई मौसीकी जो ले आए जन्नत ज़मीं पर। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। वो दिलकश अंदाज जो लौटा लाए गुजरा जमाना। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। देखिए भूले बिसरे गीत। डरना क्या जब प्यार। ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश
ऐसे वाकयात का दास्ताने जुर्म। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों से झरबेरा फूल की खेती का क्षेत्रफल बढ़ा है, लेकिन इसकी फसल से अच्छा उत्पादन तभी लिया जा सकता है जब फसल में होने वाले प्रबंधन कार्यों को सही समय पर किया जाए। थोड़ी लापरवाही से ही ये फसल कीट और रोग से प्रभावित हो जाती है। तो कैसे करें झरबेरा की फसल को कीट और रोग मुक्त, इस विषय पर विस्तृत जानकारी दे रही हैं एक वैज्ञानिका डॉक्टर अंजू पाल। जैसे कि गर्मी का मौसम है तो इस टाइम पे कीट और बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। झरबेरा में कीट बीमारियां जो लगती हैं वो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मक्खी का या भुनकों का है। सफ़ेद मक्खी सबसे ज़्यादा प्रभावी कीट है इस मौसम में, चाहे वो आपका करेला हो, भिंडी हो या कोई भी क्रॉप हो। तो इसी तरीके से झरबेरा भी इससे अछूता नहीं है। तो सफ़ेद मक्खी से जो येलो मोज़ेक वायरस है या टोबैको मोज़ेक वायरस है उसके फैलने की संभावना होती है, जो कि इस मौसम में जो खीरा, करेला, कद्दू ये सब लगे होते हैं ये बहुत ही जल्दी फैलता है और ये रस चूसकर और पौधों को एकदम सिकोड़ देता है। मुरझा जाते हैं पत्ते, एकदम से सूख जाते हैं पौधे। तो भुनके के लिए, सफ़ेद मक्खी के लिए इमिडाक्लोरोपिड का छिड़काव करें और लोज इसकी लोअर साइड ही रखें जिससे कि जो कीट हैं वो इसके सहिष्णु ना हो पाएँ। और दूसरा कीट जैसे कि सेमी लूपर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लगता है, तो वो जो है क्या होता है कि जो कोमल पत्तियां निकलती हैं उनको खा लेता है। तो ऊपर की जो कोमल पत्तियां रहती हैं, कोमल भाग रहते हैं कटिंग करके, और ये ज़्यादातर शाम के समय पे निकलता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि शाम के समय हम फॉलीडॉल डस्ट का छिड़काव कर दें या फिर हम कोई भी जो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है बाज़ार में मिलते हैं उनको आप इस्तेमाल। पत्तियों में जब हम कीट की बात करते हैं तो पत्तियों में सुरंग बना के जो एक कीड़ा लगता है ये भी गर्मी के मौसम का कीट है। तो इसमें क्या होता है कि वो पत्ती छोटी छोटी आपको पत्तों में दिखाईती हैं, जो ऊपर की साइड में थोड़ी हल्की होती हैं जबकि नीचे की साइड में थोड़ी सी ज़्यादा गहरी होती हैं। और ये लीफ माइनर की वजह से होती भी एक सकिंग टाइप का इंसेक्ट है। मैगेट्स होते हैं इसमें छोटे छोटे से, वो घूम घूम कर आगे बढ़ते हैं और खाते चले जाते हैं, सुरंग बना देते हैं। इसके लिए भी हमें सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड इमिडाक्लोरोपिड का छिड़काव करके इससे बचाव करना चाहिए। साथ ही जैसे कि डिज़ीज़ की बात है जहाँ तक, तो झरबेरा में शिमर है वो मतलब लूज़ हो गया, यानी कि जो स्प्रिंकलर है ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी अधिक हो सकती है और तापमान भी ज़्यादा है। तो इस केस में फिर विल्ट की समस्या आपकी डेवलप हो सकती है और आपका ब्लाइट की समस्या डेवलप हो सकती है। तो इन दोनों के कंट्रोल के लिए आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के साथ मैंकोजेब दोनों को मिलाकर इसका छिड़काव कर दें और ये छिड़काव शाम के समय करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि तापमान इसके लिए प्रभावी होता है। क्योंकि अगर आप गर्मी में इसका छिड़काव करते हैं दोपहर में तो पौधा इसके लिए सहन नहीं कर पाता और वो मर जाता है। इसीलिए आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। एक चीज़ और है कि पानी का आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि जैसे गर्मी का मौसम है तो फ्लावर की क्वालिटी बढ़ाने के लिए अपने जो भी पॉली हाउस हैं उनमें नमी ज़रूर बना के रखें और नमी की एक्सेस भी ना होने दें, क्योंकि तापमान और नमी की एक्सेस से क्या होता है कि बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। तो फूल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इन छोटी छोटी चीज़ों का हम अगर ध्यान देंगे तो हमारे फूल अच्छे खिलते रहेंगे। हमारे प्रदेश में आंवला के बाग कई जिलों में देखे जाते हैं। इस समय बाग में फल लगे हुए हैं, उन पर कुछ हानिकारक कीटों का प्रकोप देखा जा रहा है।
इन हानिकारक कीटों का नियंत्रण किस तरह से करना है, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक पौध सुरक्षा वैज्ञानिक डॉक्टर आरपी सिंह। आंवले में कई प्रकार के कीट और रोग लगते हैं, जिसके कारण जो है अच्छी तरीके से फलत नहीं मिल पाती है और अच्छा लाभ नहीं मिल पाता है। आंवले की फसल में जो प्रमुख कीट लगते हैं उसमें है छाल खाने वाला अथवा तना छेदक कीट। इसकी जो हानिकारक अवस्था होती है वो सूंडी वाली अवस्था होती है और सूंडी छाल के अंदर छिद्र करके प्रवेश कर जाती है और टेढ़ी मेढ़ी सुरंग बना करके छाल को अंदर ही अंदर खाती रहती है। और आप देखेंगे पीछे जो है छाल का बुरादा जो है वो छोड़ती रहती है और ये जो बुरादा है साथ में जो है एक प्रकार का एक्सक्रीटा भी छोड़ती है, जो कि एक प्रकार के जाल से ये बुरादा बंधा रहता है। किसान भाइयों, यदि इस प्रकार के कीट का प्रकोप यदि आपके बगीचे में दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले आप कार्य ये करें, आप अपने बगीचे को जो है साफ़ सुथरा रखें, खरपतवारों से मुक्त रखें। तने में छिद्र यदि नज़र आ रहा है, यदि जाला बनाया हुआ है कीड़ा जो है या, तो उसको लोहे की तीली से अच्छी तरीके से आप साफ़ कर दें। ऐसा यदि जब करेंगे तो जो यदि सूंडी जो है कहीं छिपी हुई है तने के अंदर अथवा छाल के अंदर, तो वह तीली से साफ़ करने पर वो नष्ट हो जाएगी। जब आपके बगीचे में तना छेदक अथवा छाल खाने वाले कीट का प्रकोप अधिक हो तो ऐसी दशा में जो बुरादा है उसको जो है अथवा जाल को साफ करके आप क्लोरोवास के 0.05% मात्रा का घोल तैयार करके रुई से भिगो करके और तीली की सहायता से आप छिद्र के अंदर डाल दें और डालने के तुरंत बाद जो है गीली मिट्टी से यदि आप बंद कर दें तो इस कीट की रोकथाम आसानी से हो जाएगी। दूसरा जो सबसे प्रमुख कीट नुकसान पहुंचा रहा है इस समय वो है सूट गॉल मेकर। सूट गॉल मेकर की जो पहचान है, आप देखेंगे पौधे की जहां पर बढ़वार होती है उसके अग्रभाग में जो है सूड़ी छिद्र करके प्रवेश कर जाती है और धीरे धीरे वहां पर जो पोषक तत्वों की आपूर्ति है, जो भोजन है, वह जो है बाधित होती है और पौधे की बढ़वार आगे की तरफ नहीं हो पाती है और जहाँ पर ये सूड़ी जो है प्रवेश करती है उस स्थान पर गांठ बन जाती है। तो इस कीट का प्रकोप जब अधिक हो जाता है तो पौधे की जो बढ़वार है वह जो है काफ़ी हद तक प्रभावित होती है और ऐसे प्रभावित पौधों में अच्छी प्रकार से फलत जो है नहीं हो पाती है। यदि ऐसा प्रकोप कहीं नज़र आ रहा है आपके बगीचे में तो आपको तुरंत उस प्रभावित टहनी को काट करके और एकत्र करके जला देना चाहिए और कटाई के बाद जो है को मोनोक्रोटोफास की 0.05% मात्रा का घोल तैयार करके 2 से 3 छिड़काव यदि आप करते हैं तो जो सूट गॉल मेकर कीड़ा लगता है आंवले के बगीचे में, इसकी रोकथाम आप आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार जो है कुछ प्रमुख रोग भी नज़र आ रहे हैं जिनमें जो है गिरोई रोग प्रमुख है। इस रोग का जो प्रकोप है वो सर्वप्रथम पत्तियों पर दिखाई देता है। पत्तियों पर गोल अथवा अंडाकार गिरोई के आकार के यानी कत्थई रंग के धब्बे जो है नज़र आते हैं और जब इस रोग की उग्रता बढ़ती है तो संपूर्ण पत्तियों पर फैल जाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं जब पत्तियों पर ये गहरे भूरे रंग के धब्बे फैल जाएंगे, हरा भाग समाप्त हो जाएगा, तो पत्तियों से ही भोजन का निर्माण होता है और भोजन निर्माण की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी हद तक बाधित हो जाती है इस रोग के प्रकोप के कारण। तो पौधे की बढ़वार प्रभावित होती है और फलत जो है वो अच्छी नहीं प्राप्त होती है। इस रोग का लक्षण यदि कहीं नज़र आ रहा है तो इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों डाइथेन Z78 की 0.2% मात्रा का घोल तैयार करके 2 से 3 छिड़काव यदि 10 दिनों के अंतराल पर करते हैं तो इस गिरोई नामक जो रोग है इसकी रोकथाम आप आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा मैंने आपको बताया है आंवले के बगीचे में कीट एवं रोग प्रबंधन के बारे में यदि ऐसा आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आंवले से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। थोड़ा एक्शन, थोड़ा डांस और थोड़ा रोमांस। रियल लाइफ से रियल लाइफ तक। नौकर हैं आप जनता के और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। अब सिर्फ एक ही एक्शन होगा, पब्लिक का डायरेक्ट एक्शन। सेट से प्रीमियर, लेटेस्ट न्यूज हो या हॉटेस्ट गॉसिप,
कौन सी फिल्म हिट और कौन सी फिल्मी दुनिया का पंचनामा, फिल्मी नामा। वो रूहानी लफ्ज जो आज भी हैं जहन में। वो खुदाई मौसीकी जो ले आए जन्नत जमी पर। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। वो दिलकश अंदाज जो लौटा लाए गुजरा जमाना। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। देखिए भूले बिसरे गीत। डरना क्या जब प्यार। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। वर्ष भर हरा चारा उत्पादन करना किसान के लिए एक कठिन कार्य है, तो राज्य में हम प्रयास करके पशुओं का हरा चारा जिसका नाम है अजोला। अजोला पशुओं के लिए एक वरदान है। अजोला पशुओं के लिए एक हरा चारा है जो पानी पर गुच्छे की तरह तैरती है। इसको आप कैसे लगाएं, कब इसके लगाएं, क्या इसकी क्यारी की साइज होनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। अजोला यूनिट स्थापित करने के लिए आपको 6x1y.2 मीटर की क्यारी तैयार करनी होगी। क्यारी आप दो तरीके से तैयार कर सकते हैं, एक कच्ची क्यारी, एक पक्की क्यारी। पक्की क्यारी में आपको जो क्यारी की जो साइज है उसको आप सीमेंटेड बनाना पड़ेगा। कच्ची क्यारी में आपको क्यारी बना के और उसके अंदर पॉलीथीन की जो थैली है, पॉलीथीन प्लास्टिक की थैली है, उसको बिछाना पड़ेगा। अजोला में आपने जैसे आप देख रहे हो, ये जो क्यारी हमने जो बनाई है, इस क्यारी में आपको क्यारी तैयार आप कर लो 6x1y.2 मीटर। जब क्यारी तैयार हो जाए तो इसमें सिलुपिटीन की एक प्लास्टिक की वो आती है, उसको आप बिछा दीजिए। प्रति क्यारी आपको 70 से 80 किलोग्राम उपजाऊ खेत की मिट्टी की परत जमानी होगी उस थैली के ऊपर। आपको 5 से 7 किलो गोबर 3 दिन पुराना, उसको 15 से 17 लीटर पानी में घोलकर उस मिट्टी पर उसका छिड़काव कर दो। आपको उस क्यारी में पानी भर देना है। जब क्यारी में पानी भर देना, पूरी तरह से उसको घोल दिया, उसके बाद आपको प्रति क्यारी अब उसमें आप बीज डाल दो। बीज डालने के बाद उस बीज का आपने उसमें डाल दिया, एक तरह से उसका छिड़काव कर जो ये तैयार किया, ये आपको किस तरह वृद्धि होगी इसकी वृद्धि के लिए। और दूसरी बात ये है कि जो अजोला की जो वैरायटी है वो अजोला पिन्नटा के नाम से जानी जाती है। इसकी वृद्धि यानी अजोला जो आपने क्यारी में डाला वो 3 दिन में दुगना हो जाएगा। प्रति सप्ताह यानी 1.5 किलो प्रति वर्ग मीटर प्रति सप्ताह आपको इसकी उपज प्राप्त हो। 20 से 30% इसमें वसा पाई जाती, 50 से 70% इसमें खनिज तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा दूध बढ़ाने वाले तत्व कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, फेरस, कॉपर एवं मैग्नीशियम से भरपूर एक हरा चारा है। ताजा 2 किलो अजोला का बीज डालना है। अब इसके अलावा हरा सोना की संज्ञा भी इसको दी जा रही है।
21वें दिन से इसकी 1.5 से 2 किलो प्रतिदिन वृद्धि होगी। आपको खिलाने के लिए क्या करना है, क्यारी से अजोला को निकालना है, शुद्ध पानी में उसको धोना है, उसको थोड़ा हवा में, थोड़ा 10 मिनट के लिए हवा में उसको सुखा के आप भूसे में मिला के खिला सकते हैं। कुछ पशु ऐसे होते हैं उनको आप सीधे तगारी में रख के भी इसको खिला सकते हो। इसके अलावा जब आप इसको खिला रहे हो तो रिसर्च के आधार पर हमने इसका एक इम्पैक्ट देखा गया है। पशु के दुग्ध उत्पादन में 15 से 20% तक वृद्धि इसमें पाई गई है। इसके अलावा मुर्गियों के लिए ये एक उत्तम आहार के रूप में काम आ रहा है। मतलब 150-200 ग्राम प्रति दिन आप मुर्गी को खिला सकते हो। दुधारू पशुओं को खिलाना, कितना खिलाना है, आप दुधारू पशु है जैसे मुर्रा है उसको आप 2 से 2.5 किलो प्रतिदिन आप खिलाइए। अजोला से ये है कि आपको वर्ष भर इसका हरा चारा मिलेगा, प्रति जो लागत है वो भी इसकी कम आएगी। धौलपुर जैसा जिला जहाँ पर तापक्रम गर्मियों में 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, वहाँ इसका रखरखाव और इसको चलाना आसान नहीं है। अब धौलपुर में हम आपको 50 रुपये किलो के हिसाब से ये बीज मिलता है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, अगर कोई किसान इसको अपने घर पे लगाना चाहता है, दूध बढ़ाना चाहता है, मैं उस किसान को यूनिट लगाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अजोला का बीज देने को तैयार हूं। इसके लिए आप मेरे से संपर्क करें, कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें, आपको हम निःशुल्क बीज हम देंगे। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए आप देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। धान की श्री तकनीक द्वारा रोपाई। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaatahr.hp@etv.co.in। इसके अलावा खेती बाड़ी संबंधित किसी भी समस्या के निवारण के लिए हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042540885 पर शाम 5 से 7 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज़ हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।